हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंजल केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज हम लोग इस वीडियो में आयरन के प्रकार पर चर्चा करेंगे कि आखिर जो दैनिक जीवन में हम आयरन उपयोग करते हैं वो किस किस रूप में हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे में आयरन का टाइप्स जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि पिछले वीडियो में हमने जो आयरन निष्कर्षित किया है यानी मुक्त अवस्था में प्राप्त किया है वो आयरन किस रूप में हमें प्राप्त हुआ है। तो आखिर पिछले वीडियो में जब हमने हेमेटाइट का प्रज्वलन किया तो आयरन हमें गलित अवस्था में पिग आयरन के रूप में प्राप्त हुआ, अर्थात उसमें Fe की जो मात्रा होती है वो 92 से 93%, कार्बन की मात्रा 4 से 5% और शेष सल्फर, मैग्नीज, सिलिकॉन और फास्फोरस आदि की अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। तो इस प्रकार से जो कच्चा लोहा हमें प्राप्त हुआ है उसे सीधे हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग नहीं कर सकते। इसे हमें अलग अलग प्रकार के आयरनों में परिवर्तन करना होता है और तब उसका उपयोग हम दैनिक जीवन में कर सकते हैं। तो ऐसे में आखिर आयरन कितने प्रकार का होता है और किसके आधार पर इसको बांटा जा सकता है, अलग अलग भागों में किया जा सकता है, अलग अलग रूपों में बदला जा सकता है, इन सारी बातों को जानने के लिए आइए हम वीडियो को आगे ले चलते हैं। तो बच्चों, आयरन को कार्बन की मात्रा के आधार पर, किसके आधार पर? कार्बन की मात्रा के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है, 3 भागों में बांट दिया गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं, आइए इनके बारे में हम जानते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि जो पीछे हमें कच्चा लोहा यानी पिग आयरन मिला हुआ है उसमें Fe 92 से 93% है, कार्बन 4 से 5% और शेष सल्फर, मैग्नीज, सिलिकॉन, फास्फोरस आदि की अशुद्धियां भी उपस्थित हैं। अब हम सीधे चलते हैं कि आखिर कार्बन की मात्रा के आधार पर आयरन को कौन कौन से उन 3 भागों में डिवाइड किया गया है। उनका नाम होगा, पहला ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन, दूसरा पिटवा लोहा यानी राट आयरन भी कहते हैं इसको, और तीसरा जो हमारे पास है इस्पात, स्टील के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग ढलवा लोहा का निर्माण करेंगे। आखिर ढलवा लोहा को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो आइए ढलवा लोहा का प्रिपेयर किया जाए। ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन। कास्ट आयरन को बनाने के लिए हमें पिग आयरन का ही प्रयोग करना पड़ता है, यानी कास्ट आयरन हम कच्चे लोहे से ही तैयार करते हैं। ऐसे में सबसे पहले कच्चे लोहे में हमें 3 और घटक ऐड करने होते हैं। वो 3 और घटक कौन कौन से हैं? कच्चे लोहे में हम स्क्रैप यानी रद्दी लोहा, दूसरा कोक यानी कार्बन, और तीसरा हम कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर या इसी को लाइमस्टोन भी कहा जाता है। इन तीनों घटकों को उचित मात्रा में मिला लेते हैं और उसे एक क्यूपोला नामक भट्टी में वायु की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं। उच्च ताप पे जब इसे गरमाया जाता है तो ये पिघल जाते हैं। आखिर ये मिश्रण पिघलकर भट्टी की तली में गलित अवस्था में कलेक्ट हो जाते हैं, जिन्हें भट्टी से बाहर निकाल लिया जाता है। क्यूपोला भट्टी से प्राप्त ये गलित मिश्रण ही क्या कहलाता है? ढलवा लोहा कहलाता है। आखिर इसे ढलवा लोहा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें कैसे मिलता है? सांचे में ढालकर प्राप्त करके मिलता है, इसीलिए इसको ढलवा लोहा कहा जाता है। तो ध्यान दें, इस ढलवे लोहे को हमने तो प्राप्त कर लिया, किस विधि द्वारा? क्यूपोला भट्टी में डालकर उन चारों घटकों को मिश्रित करके पिघलाया गया। गलाने के बाद जो गलित रूप में हमें आयरन मिला वही हमारा ढलवा लोहा था। अब इस लोहे की प्रॉपर्टी क्या है, इसके गुण क्या हैं, कौन कौन से लक्षण होते हैं इसके अंदर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आइए हम उन लक्षणों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसका सबसे पहला गुण ये होता है कि आखिर इसका कंपोजिशन कौन सा है और कितना मात्रा उसकी इसमें प्रेजेंट है।
तो इसके कंपोजिशन में यानी केमिकल कंपोजिशन में, रासायनिक संगठन में सबसे पहले आयरन की बात कर लेते हैं। आयरन उपस्थित होता है जो 93 से 94%, कितना 93 to 94% प्रेजेंट होता है। यानी आयरन की मात्रा इस लोहे के अंदर कितनी होती है, 93 से 94% होती है, जबकि कार्बन 2 से 4% उपस्थित होता है और शेष जो भी बचती हैं वो वही सल्फर, मैग्नीज, सिलिकॉन और फास्फोरस आदि की अशुद्धियां रह जाती हैं इसके अंदर। तो इस प्रकार से जो लोहा हमें प्राप्त हो रहा है वो बहुत ही शुद्ध नहीं होता, उसमें अशुद्धियां अभी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं। तो ये था पहला रासायनिक संगठन, क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट है। दूसरा प्रकृति हमारे पास आएगा, यानी दूसरा प्रॉपर्टी कौन सा होता है, आखिर इसकी संरचना कैसी होती है। तो ध्यान रहे, ये एक ठोस पदार्थ होता है। लोहा यानी ढलवा लोहा भी ठोस रूप में ही हमें उपयोग में लाया जाता है। तो ऐसे में इसका जो भी संरचना होगा वो क्रिस्टल बेस होगा, दानेदार होगा, खुरदुरा आपको नजर आएगा। तो ये आपका क्रिस्टल बेस होता है, यानी क्रिस्टलीय अणु के रूप में होता है। तीसरा आप इसका हम देख सकते हैं गलनांक। ठोस है तो जाहिर सी बात है इसे पिघलाया भी जा सकता है। किस ताप पर ये गलकर द्रव के रूप में बदल सकता है, ऐसे में इसका तापक्रम होता है 1470 केल्विन। जी हाँ, 1470 केल्विन ताप पर ये पिघल जाता है, यानी गल जाता है, द्रव में बदल जाता है। ये इसका गलनांक हो गया। इसके अलावा कुछ और प्रकृति, इसके और कौन कौन से प्रकृति इसके अंदर होते हैं, तो आइए कुछ प्रकृति की बात करते हैं। वो प्रकृति कि आखिर ये कठोर होता है, मृदु होता है, आघात वर्धनीय होता है, तन्य होता है, ये कैसा गुण रखता है, इसके अंदर इसकी क्या प्रॉपर्टी है। तो जरा इस प्रकृति को भी हम ध्यान दें। तो इसकी प्रकृति अगर बात करें तो ये बहुत ही कठोर होगा, अत्यंत कठोर होता है और साथ में भंगुर भी होता है, यानी ब्रिटिल प्रॉपर्टी भी इसके अंदर होती है। हार्ड के साथ साथ ब्रिटिल प्रॉपर्टी भी होती है, अर्थात इसे अगर हम ठोकर मारें तो ये बिखर सकता है, बिखरने का गुण है, इसीलिए इसमें भंगुरता पाया जा रहा है, यानी भंगुरता का गुण भी इसके अंदर उपस्थित होता है। तो ये लोहा कैसा था, अत्यंत कठोर और भंगुर होता है। कैसा होता है, अत्यंत कठोर और भंगुर होता है। अगली प्रकृति क्या है कि इसको हम वेल्डिंग कर सकते हैं कि नहीं। ढलोए लोहे का वेल्डिंग नहीं किया जा सकता, यानी अस्थायी तौर पर आज भी वेल्डिंग नहीं हो सकता। तो अब वेल्डिंग की बात हो गई। फिर क्या इसको चुंबकीकृत किया जा सकता है, यानी इसको चुंबकीय गुण इसमें लाया जा सकता है। बिल्कुल लाया जा सकता है, लेकिन अस्थायी रूप से नहीं लाया जा सकता, अस्थायी रूप से लाया जा सकता है। यानी कुछ समय के लिए तो आएगा फिर हट जाएगा, यानी स्टेबल फॉर्म में इसके अंदर मैग्नेटिक नेचर नहीं लाया जा सकता। तो चुंबकीय प्रकृति तो आता है परंतु अस्थायी रूप में नहीं आता है, यानी इसका चुंबकीयकरण अस्थायी होता है। ठीक है, अस्थायी रूप से इसे क्या किया जा सकता है, चुंबकीयकरण किया जा सकता है। तो ये थे ढलोए लोहे की प्रकृति या ढलोए लोहे का गुण, ये गुण इसमें विद्यमान होती है एक ढलोए लोहे के अंदर। अब बात करते हैं कि इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं। ढलवा लोहे का यूज हम अपने दैनिक जीवन में किस किस रूप में करते हैं, तो आइए इसके बारे में भी समझ लिया जाए। आपने अक्सर देखा होगा, हम ग्रामीण अंचल में या ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखते हैं हैंडपंप घरों में लगता है। अब देसी हैंडपंप की जो उसकी जो मशीन होती है वो किसकी बनी होती है, वो ऑलरेडी ढलोए लोहे की बनी होती है। क्योंकि अगर उस पर तेजी से ठोकर मारा जाए किसी कठोर पदार्थ से तो वो टूट जाता है, बिखर जाता है। तो ऐसे में पहला उदाहरण हमारा आता है कि देसी हैंडपंप ढलोए लोहे का बना होता है। गांव में अक्सर चारा मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, या जहां भी जानवर वगैरह पाले जाते हैं, जानवर वगैरह का पालन पोषण होता है, तो वहां पे चारे के इस्तेमाल, उनको जो लिए मशीन लगाया जाता है जिसको हम चारा मशीन कहते हैं, वो भी आपका किसका बना होता है, वो भी आपका ढलोए लोहे का बना होता है। और ड्रेन पाइप वगैरह भी बनाए जाते हैं। ड्रेन पाइप के अलावा तमाम मशीनरी, फ्रेम वगैरह भी तैयार किए जाते हैं। तो ऐसे में ढलोए लोहे का भी हमने अपने दैनिक जीवन में भरपूर उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये था इसका उपयोग। तो इस तरीके से हमने ढलवा लोहा के बारे में जानकारी प्राप्त की। ध्यान रहे, ढलवा लोहा आयरन का ही एक प्रकार होता है,
जिसका निर्माण कच्चे लोहे से ही किया जाता है और इसके अंदर आयरन की जो प्रतिशतता होती है वो 93 से 94% होती है और कार्बन की प्रतिशतता लगभग 2 से 4% के मध्य होती है। शेष सल्फर, मैग्नीज, सिलिकॉन और फास्फोरस आदि की अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। इसके गुण की बात हमने की, इसकी प्रॉपर्टी कैसे होती है। ये ऑलरेडी क्रिस्टलीय ठोस होता है, बहुत ही कठोर यानी अत्यंत कठोर और कैसा होता है, भंगुर होता है। इसमें इसका चुंबकीकरण किया जा सकता है लेकिन अस्थायी तौर पर नहीं किया जा सकता है और साथ में इसका वेल्डिंग नहीं किया जा सकता, वेल्डिंग संभव नहीं होता और इस तरीके से इसका गलनांक भी हम जान सकते हैं। गलनांक इसका कितना होता है, 1470 केल्विन होता है। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टी और उपयोग की हमने बात की अभी अभी, किससे हम तमाम मशीनरी फ्रेम बना सकते हैं, साथ में ड्रेन पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं यानी निर्माण कर सकते हैं और हैंडपंप, देसी हैंडपंप का भी निर्माण इसी से किया जाता है। इसके साथ साथ चारा मशीन का भी निर्माण हम इस लोहे से करते हैं। तो ये था हमारे दैनिक जीवन में ढलुए लोहे का उपयोग। तो बात आपको समझ में आई होगी। फिलहाल इसको आप 1-2 बार पढ़कर रिपीट करके पुनः कंफर्म कर लीजिएगा और अगर कोई भी समस्या इसके अब अतिरिक्त होती है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है।